देखिए ये टॉपिक आपके सामने आ चुका है और कल की तरह ही बहुत कई लोगों को बहुत सिंपल टॉपिक लगता है, लेकिन इस टॉपिक में होने वाले हर उस वर्ड को जो आपको आम तौर पर आराम से समझ में नहीं आता है, हम इस टॉपिक को करेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। और क्योंकि ये कंटिन्यूटी में टॉपिक चल रहे हैं तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट सीक्वेंशियली ठीक होते चले जाएंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए। अगले 1.5 से 2 घंटा जितनी भी क्लास होती है हम उसको क्लास को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला इसमें है, देखिए क्या क्या वर्ड आ रहे हैं। और इन वर्डों को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे मार्केट्स कौन कौन से होते हैं। इस यूनिट 4 में हमारे जो मार्केट होते हैं वो मार्केट में से हम कौन कौन से मार्केट इसमें ले रहे हैं। देखिए हम इसमें बेसिकली 2 मार्केट ले रहे हैं। तीसरा मार्केट जो ले रहे हैं उसका नाम कुछ और लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए एक तो लिखा हुआ हमारा, तो लिखा हुआ मनी मार्केट, दूसरा लिखा हुआ फॉरेक्स मार्केट। तो ये 2 मार्केट तो बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। तीसरा जो इसमें लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारा फिक्स इनकम मनी मार्केट। अब फिक्स इनकम मनी मार्केट से मतलब क्या है, 4 टाइप के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। उन 4 टाइप में से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है मनी मार्केट। सबसे पहला क्या होता है? मनी मार्केट। दूसरा होता है डेट मार्केट। दूसरा कौन सा होता है? डेट मार्केट। ठीक है। और तीसरा होता है इसमें कैपिटल मार्केट। डेट के बाद कौन सा हो गया तीसरा इसमें? कैपिटल मार्केट हो गया। अब कैपिटल मार्केट के बाद अगला मार्केट आता है, आप लोग बताएंगे, ऊपर भी लिखा हुआ है क्या? फॉरेक्स मार्केट। क्या है? फॉरेक्स मार्केट। तो आप ये देखिए कि इस टॉपिक में इन 4 मार्केट में से 3 मार्केट कवर कर रहे हैं। एक का नाम बिल्कुल एमएम दिख रहा है, बिल्कुल। दूसरे का नाम बिल्कुल कैपिटल मार्केट है। अब ये दूसरा वाला जो ये फॉरेक्स वाला है ये हो गया, ये आपका हो गया। और तीसरा जो फिक्स इनकम मार्केट है वो एक तरह से डेट मार्केट आप समझ लीजिए। डेट मार्केट में क्या होता है, जो भी रिटर्न्स होते हैं वो पहले से प्री डिसाइडेड हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर हम करेंगे तो सबसे पहले मनी मार्केट पढ़ेंगे, नो डाउट। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मनी मार्केट का इंट्रोडक्शन, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानेंगे। कौन इस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कितनी बोरोइंग लिमिट होती है और ट्रेड कैसे कंडक्टेड होते हैं। दिस ऑल अबाउट कॉल मनी मार्केट। अब उसी मनी मार्केट में अगला मनी मार्केट क्या है, जिसमें ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कॉमर्शियल पेपर है, रेपो फैसिलिटी है और सीबीएलओ, एक ये नया वर्ड आपके सामने आया है, कोलेटरलाइज्ड बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। और उनके इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं। वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इस कॉल नोटिस मनी मार्केट में एज ए लेंडर और बोरोवर दोनों में परमिट करते हैं। ये फिक्स इनकम मार्केट की बात करें, जैसे कि मैं इस मार्केट का नाम मैंने क्या लिखा? डेट मार्केट। क्या लिखा इसका मार्केट का नाम? डेट मार्केट। तो डेट मार्केट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये सब आ गए। और तीसरा मार्केट इसमें है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसमें लिबोर है, माइबोर है और फेमा के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि इसमें दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है इसमें कॉल मनी मार्केट। क्या दिया? इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत की कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का, जो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है। इन इट्स परस्यूट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, it is a market for short term funds with maturity ranging from overnight। अब देखना यहां से ध्यान से ना, overnight to 1 year, overnight to 1 year। तो कॉल मनी मार्केट में वो सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे जो कॉल एक दिन से लेकर के पूरे 1 साल तक, इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर डीम्ड टू बी क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। यानी कहने का मतलब यहां पे हुआ कि डीम टू बी क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी का मतलब समझिए। यानी आप ऐसा समझिए, अगर आपने ये यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा तो आप ये समझिए आपके हाथ में पैसा है,
अब मान लिया आपने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या आपने 30 साल के किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, तो आप ये मत समझिए पैसा है, क्योंकि आपको उसको मैच्योर कराने के लिए क्या पता वो होगा नहीं होगा, किन कंडीशंस में होगा, इसी की वजह से हम उसको इस रेंज में नहीं लाते। जो कॉल मनी वाले हैं उसमें ये मान लीजिए आपका पैसा है, लिक्विड एसेट है आपके पास, आप कभी भी उसका इनकैश करा सकते हैं। ठीक है, चलिए। द मनी मार्केट परफॉर्म्स 3 ब्रॉड फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या है सब मनी मार्केट का, क्या बोलता है, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके में कि आउट ऑफ दीज विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट। क्या बोलता है, इट प्रोवाइड एन इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म फॉर डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो यहाँ पे आप समझो, देखो आप यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इक्विलिब्रेटिंग, और ये जब मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया था तो आपको बोला था कि 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक के पास पैसा क्या होता है, सरप्लस होता है, एक के पास पैसा डेफिसिट में होता है, और तीसरा होता है जिसके पास इक्विलिब्रियम होता है। यानी ये डिमांड एंड सप्लाई, यानी ये तो है सप्लाई और ये क्या है डिमांड, इन दोनों के बीच में आना। वो ये कह रहे हैं कि पहला फंक्शन तो होता है डिमांड सप्लाई में एक बैलेंस इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म की तरह काम करता है। दूसरा, सेकंड नंबर में, इट एनेबल्स बोरोवर्स एंड लेंडर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टू फुलफिल देयर बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। किनको बोल रहा है, जो बोरोवर और लेंडर हैं, एक तरह से अगर हम बात करें वही सरप्लस वाले और डिफिसिट वाले, उन लोगों को बोरोविंग और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एफिशिएंट मार्केट क्लियरिंग प्राइस पे उन्हें वो डील करने को मिल जाती है। थर्ड क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर सेंट्रल बैंक intervention in influencing both quantum and cost liquidity in the financial system। तो बोला है कि सेंट्रल बैंक को एक एवेन्यू प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, जो ये अपना क्वांटम मतलब कितनी संख्या और क्या उसकी कॉस्ट होगी, कितना मनी होगा और क्या उसकी कॉस्ट होगी, इसके लिए वो हेल्प करता है। देयर बाई ट्रांसमिटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि इसी मार्केट के होने की वजह से वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रियल इकोनॉमी के साथ मैच करा पाते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी मैनेजमेंट बाय द सेंट्रल बैंक इज टू अलाइन मनी मार्केट रेट विद द की पॉलिसी रेट। अब यहां सुनिए, मनी मार्केट रेट कौन से और की पॉलिसी, उस दिन मैंने वेबसाइट में भी दिखाया था। मनी जो की पॉलिसी रेट है उसके रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, बैंक रेट की पॉलिसी रेट हैं, और उसके अलावा मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं उनके भी एक रेट्स होते हैं। उनके बीच में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बनाना, एक तरह से जो रेपो वगैरह के रेट के डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉल, नोटिस और टर्म मनी की। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो कॉल मनी होता है वो ओवरनाइट होता है। क्या होता है वो, ओवरनाइट। ओवरनाइट से मतलब क्या है कि आप आज ले जाइए और कल दे दीजिएगा। तो बैंकों को कई बार लिक्विडिटी के लिए वन डे के लिए 5,000 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, तो वो मनी मार्केट से बोरोविंग करते हैं। ठीक है, तो एक बात और आ गई, वेरी शॉर्ट टर्म that are readily convertible into cash at low cost। मैंने बोला कि ये एक तरह से ये मानिए बिल्कुल कैश आपके हाथ में। The money market primarily facilitate lending and borrowing funds between banks and entities like, अब देखो वो बोल रहा है कि बैंक और जो प्राइमरी डीलर हैं इनके बीच में इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग के लिए एक एवेन्यूज प्रोवाइड करते हैं। And institutions which has surplus fund may lend them on an uncollateralized basis to an institution which is short of funds। ठीक है, the period of lending may be for a period of 1 day। अब देखिएगा यहाँ पे 1 day आ गया, which is known as call money। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि 1 day का मतलब कॉल मनी, और बिटवीन 2 days से लेके 14 days तक। क्या बोला, 2 दिन से लेके अगर 14 days तक आ जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा नोटिस। क्लियर हो रही बात। और टर्म मनी की बात आई तो जैसे 14 दिन से पीरियड एक्सीडिंग कितना दिन, 14 दिन। तो आप लोगों को, कई लोगों को शायद ये कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के बारे में नहीं मालूम होगा। आज ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी इस क्लास में ऐसा बच्चा बैठा है जिसको आज ये मालूम हो गया तो यस कर दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। जिनको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टर्म मनी रेफर्स टू बोरोविंग
लैंडिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। हाँ आगे, द इंटरेस्ट रेट ऑफ द सच फंड डिपेंड्स ऑन द सरप्लस फंड अवेलेबल विद लैंडर एंड द डिमांड। तो यानी कि अगर बार बार क्वेश्चन आएगा आपका कि ये मनी मार्केट के रेट कैसे डिसाइड होते हैं, तो आप बोलोगे दिस इज सप्लाई एंड दिस इज डिमांड, ठीक है। अंकुर शुक्ला जी ने जवाब दिया जी हाँ, उन्हें ये बात आज बिल्कुल क्लियर हो गई। कॉल मनी और नोटिस मनी और टर्म मनी तीनों में क्या डिफरेंस होता है। गुड, 50 से ज्यादा लोग लाइव क्लास में आ गए, थैंक यू वेरी मच। चलिए आपको एक बता दें, जब एग्जाम के समय में हम लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें 1,000 लोग लाइव होते हैं उस दिन भी आप होइएगा। लेकिन अभी यह है कि कम से कम कुछ चीजें अभी आ जाएंगी, कुछ चीजें उस दिन आ जाएंगे, तो जब इंपॉर्टेंट वाली क्लास वो करते हैं तो उसमें कई लोगों को फायदा मिलता है। और केवल एक रात की क्लासें जो होती हैं 3-3 4-4 घंटे की, उससे भी बहुत बच्चे पास होते हैं। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जब हम उस समय क्लास लेंगे तो हम की पॉइंट पे बात करेंगे केवल, ठीक है। लेकिन यहाँ नॉलेज के हिसाब से और आप उसके लिए बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट। ये इस मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आरबीआई इसके लिए गाइडलाइंस इशू करता है और वो क्या बोलता है, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा एक बात को, वेरियस पार्टिसिपेंट इन द कॉल नोटिस मार्केट, द एंटिटीज परमिटेड पार्टिसिपेट बोथ एज लैंडर, और जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो दोनों तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द कॉल मनी मार्केट। अब वो बोल रहा है क्या कौन कौन से इनके नाम आ गए। एक तो क्या हो गया, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हो गया, और यहाँ ध्यान रखिएगा आप, एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, शेड्यूल्ड बैंक शामिल है लेकिन आरआरबी शामिल नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और अदर कोई लैंड डेवलपमेंट बैंक है या प्राइमरी डीलर, इसके प्लेयर्स होते हैं पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नीचे जो आ रहा है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप कहीं पढ़ के समझना चाहेंगे तो शायद बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली है। और ये हेडिंग हम बात कर रहे हैं किसकी, बोरोविंग लिमिट की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, बोरोविंग लिमिट की, यानी लैंडर और बोरोवर कौन कितना दे सकता है, कौन कितना ले सकता है। तो बात आई क्या, इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन आप इस मार्केट में जाके कितना कर्जा उठा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं इसकी। सबसे पहले शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आर परमिटेड टू बोरो, देखो बोरो आ गया कितना, 125% ऑफ देयर कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड, जैसे मैडम बैलेंस शीट पढ़ाती हैं तो उसमें कैपिटल फंड कौन कौन से होते हैं उससे आप समझिए। एक बैंक के शेयर होल्डिंग कैपिटल जो होती है, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल फंड, अब जैसे मान लिया एक बैंक खुला, बैंक को आपको पता है प्राइवेट बैंक को एक 500 करोड़ से अपना बैंक परमिट करने की, नया बैंक खोलने की परमिशन होती है, आपको पता है ये बात। तो अगर 500 करोड़ उसके पास है तो उसका 125% यानी 625 करोड़, 625 करोड़ रुपए तक वह इस मार्केट से उठा सकता है। कहां से, कॉल और नोटिस मार्केट से, ठीक है। However, their fortnightly average of borrowing outstanding should not exceed more than 100%। अब देखिए यहाँ पे क्या बात बोल रहा है, आप उठा तो लीजिए 125%, लेकिन जो फोर्टनाइटली आपकी रिपोर्ट कर जाती है किस चीज की, ध्यान रखिएगा, टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल की, वो 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपने उठा लिया तो उसको डाउन करिए, अचानक आपको जरूरत पड़ेगी 125 अलाउड है, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट जाएगी तब तक आप स्ट्रीमलाइन करिए, क्योंकि इसमें 1 दिन का भी है ना, आप उतना कम करिए किसी भी तरह, ठीक है। एट द सेम टाइम एससीबी कैन लैंड, अब देखो लैंड की परमिशन क्या है, लैंड की परमिशन में रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया है, इसका लॉजिक बताता हूं मैं आपको। इसलिए दिया है, बैंक जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा चित्र से समझाता हूं। देखो बैंक ने जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया,
बैंक ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है पूरे डिपॉजिट में से CRR SLR छोड़ के बाकी पैसा क्या है, लैंड करना है। क्या करना है, लैंड। और लैंड में ऑप्शन क्या क्या है उसके पास, लैंड में एक ऑप्शन तो उसके पास है लोन दे दे, लोन के अलावा क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कर ले। इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है, यही मार्केट में चले जाए, कौन से वाले, इसी मार्केट में चले जाए, कौन से वाले, मनी मार्केट में चले जाए। अब ये चीज को रेस्ट्रिक्ट करना है। अगर वो सारा पैसा यहां लगा देगा तो बैंक तो प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन वो कौन सी बैंकिंग कहलाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरो बैंकिंग। कौन सी बैंकिंग, नैरो। ऐसा बैंक जो अपना इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट या डेट मार्केट में ज्यादा करता है, तो इसका मतलब वो कौन सी बैंकिंग कर रहा है, नैरो बैंकिंग। ठीक है, नैरो बैंकिंग। और जो बैंक अधिकतर पैसा लोन में लगाता है वो नैरो नहीं कर रहा, यानी वो रिस्क ले रहा है। तो आरबीआई ने फोर्टनाइटली क्या 100%, हाँ बिल्कुल, ये मैंने बता दिया, फोर्टनाइटली 100% होना चाहिए। ठीक है, आप एक टाइम में कभी भी 125% ले सकते हैं, लेकिन फोर्टनाइटली में जो आपका रिपोर्ट जाएगा उसमें आपको बैलेंस करके 100% लाना होगा, यानी कुछ कम करना पड़ेगा। तो बोरो की लिमिट तो आ गई 125% और फोर्टनाइटली कितनी आ गई, 100%। ठीक है, तो लैंड वाला टारगेट समझ गए कि लैंड में बैंक ने क्यों, आरबीआई ने लैंडिंग में टारगेट दिए हुए हैं कि आप अपना पैसा ले जाके ये काम नहीं करें। आपको क्या करना है, अगर इकोनॉमी ग्रोथ करानी है तो क्या करना है, लोन देना है। इसीलिए बैंक ने लैंडिंग के भी टारगेट रखे हैं। तो अब आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या रखें, 50% ऑफ देयर कैपिटल। जब आप लुटाने पे आए, जब आप अपना पैसा क्या कर रहे हैं, कहीं पे कर्जा दे रहे हैं, तो वो लिमिट आपकी कितनी करिए, 50% तक का आप इधर लैंड कर सकते हैं। क्योंकि मनी मार्केट में दोनों तरह के लोग जाते हैं, लेंडर भी और बोरोवर भी, जो एक लैंडिंग करने वाला भी और लेने वाला, बोरोइंग करने वाला भी। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। आप लोन उठाने की सुविधा के लिए ज्यादा बनाया गया है, ना कि लोन के अमाउंट, ना कि डिपॉजिट को पार्क करने के लिए। क्लियर हो गई ये बात। क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब फोर्टनाइटली क्या 100% होना चाहिए। चलो इसको भी मैं बता देता हूँ, मेरे को समझाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। देखो ये आपका कैलेंडर है, 1 2 3 4 5 से लेके 15 तक फोर्टनाइटली। ठीक है, एक महीने में 2 फोर्टनाइट होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे जैसे मैंने उसकी लिमिट बनाई थी, कितनी बनाई थी, 625 करोड़। 625 करोड़ ले लिया, लेकिन जब ये रिपोर्टिंग डे आएगा तो आपको इससे वहीं पर लाना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ, कहीं पे 625 लिया तो आपने कुछ कुछ करके क्या कर दिया, वापस कर दिया। कहीं पे आपने 50 वापस कर दिया, कहीं पे आपने 60 वापस कर दिया, और कहीं पे यहाँ पे 15 वापस। तो यानी कि कुल मिला के 125 आपने वापस कर दिया। तो आपको जब रिपोर्टिंग का दिन आएगा उस दिन 500 करना पड़ेगा। अगले दिन फिर आप ले ले भले ही, तो कम से कम एक डे पे, जैसे कहते हैं ना, महीने के लास्ट में आपने एक तरह से ईएमआई देनी ही देनी है, भले ही अगले दिन से फिर रेगुलर हो जाएगा अकाउंट। तो ये बात इसकी थी। ठीक, अच्छा, तो हमने ये भी समझ लिया कि लैंडिंग के लिए उसका 50% है ऑन एनी डे, ये ध्यान रखिएगा। वहां तो फोर्टनाइटली टारगेट बना रहा है, यहां पर डे की टारगेट है ड्यूरिंग अ फोर्टनाइट, बट एवरेज फोर्टनाइटली आउटस्टैंडिंग लैंडिंग शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ देयर कैपिटल। भाई इसको भी समझ लीजिएगा, जिस तरह से हमने वो समझाया इसी तरह से यहाँ पे ये जो 50% का फंडा है उसे समझ लीजिएगा। देखो कैलेंडर हम वही यूज कर लेते हैं, और कलर हम क्या कर रहे हैं, रेड यूज कर रहे हैं। तो उसने बोला भैया ये जो इधर जो परसेंटेज थी, बोरोविंग वाली, जो लैंडिंग वाली जो परसेंटेज थी, वो परसेंटेज हमने कितनी बोली, 50%। तो हमको पता है कि ये जो बैंक है, हमने इसको पहले से डिसाइड किया था कि 500 करोड़ की कैपिटल वाला बैंक है।
ठीक है, चलो अब 500 करोड़ की कैपिटल वाले को 50% अलाउड है। क्या करना? लैंड करना। लैंड करने का मतलब है ये लैंडिंग करना, यानी अपने फंड को इन्वेस्ट करना। 250 करोड़ ले लिया, फिर इसको जरूरत पड़ी उसने कुछ निकाल लिया। एक दिन में इसका आया करीब 50 करोड़ आया, किसी दिन इसका 100 करोड़ आया, और किसी दिन इसका 200 करोड़ आया। तो आप इसको देखिए, अगर इसको हम ऐड करके ऐड किया हमने तो 300, 200, 500, 600 आया, 600 आया। अब 600, और सपोज कीजिए आपने एक एक दिन के लिए लिया था, 4 से डिवाइड किया, तो आपका कितना आ रहा है? देखिए 150 आ रहा है। कितना आ रहा है? 150। तो 150 आ रहा है, और आपको पता है कि ये जो 500 करोड़ है इसका एवरेज कितना ले सकते हैं आप? 25%। तो 500 करोड़ का 25% कितना होगा? देखिए 125 कर दो। $125 करोड़ अलाउड है और आपने कितना ले लिया? 150। तो ये बात गलत हो गई। क्लियर हुआ ये बात? फिर समझ लीजिए, ये पैराग्राफ समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन आएगा सॉलिड हो जाएगा आपका। क्या है फिर बता रहा हूं मैं। देखो यहां पे परसेंटेज की मैं बात करूं तो 125% तक बोरो कर सकता है, लेकिन एवरेज की बात करूं तो 100%। 125% मैक्सिमम ले सकता है, लेकिन उसने बोला कि वो फोर्टनाइटली में उसे 100। चलिए बीच बीच में बफरिंग हो जा रहा है, और जब बफरिंग होता है तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूं वीडियो को। रेखा जी लाइव क्लास में हमने प्रॉमिस किया है पूरा जेआईबी का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे लाइव क्लास में। अगर आप में कैपेबिलिटी है पूरी अटेंड करने की तो अटेंड करिए। बस ये है कि ये लाइव क्लास में रहेगी, उसके बाद ये वीडियोस प्राइवेट होने शुरू हो जाएंगे। अभी हमने शुरू के वीडियो अभी तक प्राइवेट इसलिए नहीं किए कि उन लोगों को, जो लोगों को एक हफ्ते से नहीं मालूम था, वो अभी भी इससे कनेक्ट हो पाए। ठीक है, चलो अब बफरिंग का जो इश्यू है वो सॉल्व हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है, देखो यहाँ पे अगले बंदे आ गए, कोऑपरेटिव बैंक आर परमिटेड टू बोरो अप 2% ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट। यहां पॉइंट आ गया डिपॉजिट का 2% एट द एंड ऑफ मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं उसी चार्ट पे चलता हूं तो जो लिमिट यहां पर उसी चार्ट हूं, तो आप ये देखिए कि जो हमारी ये 50% की वो थी, अगर वो कौन है? कोऑपरेटिव बैंक है। कौन है? वो कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसे 2% ऑफ डिपॉजिट, और ये डिपॉजिट कौन सा है? मार्च। कौन सी मार्च? लास्ट मार्च जो एडिट हुई थी। क्लियर हो गई बात बिल्कुल? लास्ट मार्च का 2% तक। तो अगर हम ये कहें कि भैया इस बैंक का डिपॉजिट था 10,000 करोड़, अगर इसका 10,000 करोड़ डिपॉजिट था तो 10,000 का 2% 200 करोड़ तक वो ले सकता है। अब इसमें हम ये देखते हैं और आगे क्या बात लिखी हुई, ध्यान से देखिएगा। उसने बोला एग्रीगेट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ मंथ, हाँ, देयर इज नो लिमिट फॉर लैंडिंग। अब क्या बोला इसने? इसने बोला कि उधार लेने की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बोरो करने की सीमा है।
यहाँ बोल रहा है देखिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स आर परमिटेड टू बोरो। अच्छा, एक छोटा सा मिस्टेक मैंने एरो बनाने में इधर कर दिया था, जरा 1 मिनट रिपीट करेंगे। ये एरो जो है वो यहाँ से है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली लाइन कौन सी है, बोरो वाली लाइन है, ये बोरो वाली लाइन है, ये वाला नहीं होगा। मैं इसको यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ, इसका बोरो के लिए है ये कौन सी लाइन है, बोरो वाली, ठीक है। और अगर हम बात करें लैंडिंग वाली, तो लैंडिंग में उसने बोला जो लैंडिंग का ये वाला सर था 50%। चलिए, ये जितने बीच में वो आ रहे हैं, हम जब इस वीडियो को एडिट करते हैं तो ये बीच के सब हटा देंगे। अगर आप इसको रिवाइज करके देखेंगे, बातें हैं उनको सुनते जाइए। तो हमने यहाँ बताया कि बोरो के लिए तो उन्होंने जो है एक लिमिट बना दी 2%, लेकिन लैंडिंग के कि नो लिमिट, क्या बोल दिया लैंडिंग के लिए, नो लिमिट। ये किन के लिए बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ठीक है। मैं ये इस समय वो पैराग्राफ समझा रहा हूं जो आप अकेले पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं और आपकी समझ में नहीं आता। तो इस क्लास में ऐसी चीजें जरूर समझिए। हम बात कर रहे हैं बोरोविंग लिमिट की, ठीक है। अब बात अगला आता, अगली पार्टी आती है प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर कैन बोरो अप टू एन एवरेज इन रिपोर्टिंग फोर्टनाइट अप टू कितना, 225%। क्या है की बात कर रहा, बोरो। तो अगर मैं उसी चार्ट पे आऊं, 225% बोरो किन के लिए बात हो रही है, पीडी के लिए। पीडी के लिए अगली रेंज है 2 to 5% तक, 2 to 5%, 20 to 25% तक बोरो कर सकता है। जो बैंकों के लिए 125% है, वो लिमिट इनके लिए 225% है। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लोग क्लास में बने रहिए और परेशान नहीं होइए, ठीक है। और किस चीज का, नेट ओन्ड फंड। अब नेट ओन्ड फंड क्या होता है, नेट ओन्ड फंड फिर वही बात आ जाती है आपकी जो बैलेंस शीट की। नेट ओन्ड फंड जो अपना फंड है, शेयर होल्डिंग, प्योर पेड अप कैपिटल जो है नेट ओन्ड फंड। तो इसमें अगर हम बात करें 225% ऑफ नेट फंड, ये पूरा ब्लॉक जो है हमारा प्राइमरी डीलर के लिए हो गया, ठीक है। आगे बोलता है, और नेट ओन फंड भी कौन सा, जैसे पहले बात कही थी हमने, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी बैलेंस शीट थी। प्राइमरी डीलर कौन होते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने, पहले पिछली फर्स्ट क्लास में बता दिया। प्राइमरी डीलर वो होते हैं जो बल्क में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गवर्नमेंट से उठा करके रिटेल उसमें मार्केट में बेचते हैं, उनको प्राइमरी डीलर कहते हैं, ठीक है। चलो, ये प्राइमरी डीलर होते हैं। ये प्राइमरी डीलर जो भी 225% नेट ओन फंड का लेते हैं, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था। और अब लिखा एंड लैंड एंड एवरेज रिपोर्ट। अब लैंडिंग का कितना है, 25%। जरा इधर देख लेते हैं, लैंडिंग का कितना है इनकी कैपेसिटी, 25%। तो यहां पर 25% है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, रिवाइज करने में क्या है, मैं रिवाइज करने में हाईलाइट कर रहा हूं उन चीजों को। देखो, ये किसका है जो 25% है, ये तो है हमारा पीडी का। किसका है, पीडी का। किसका है ये, पीडी का। और ये किसका है, कोऑपरेटिव बैंक का। और ये किसका है, ये तीनों मैंने बता दिया। ये है नॉर्मल बैंक का, नो लिमिट है आपकी कोऑपरेटिव बैंक की। और ये है आपके किसका, जो आपके पीडी है उनका। और ऐसे ही अगर हम यहां बात करें
ये 125% तो किसका है, बैंकों का है, ठीक है। 2% वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, वो 2% वाला कोऑपरेटिव बैंक का है, और 225% वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पीडी का है, ठीक है। आगे बढ़े, जरा आप लोग जरा बता दीजिए, आगे बढ़े तो आपसे परमिशन ले रहा हूं मैं। ठीक है, चलो। अब अगली बात आ रही है, हाउ ट्रेड आर कंडक्टेड। The trade are conducted both on telephone as well as with the NDS call। अब देखो NDS की फुल फॉर्म क्या होती है, NDS की फुल फॉर्म होती है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। क्या होती है, नेगोशिएटेड ठीक है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। क्लियर हो गया। अब नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम में क्या है, जो खरीदने वाले और बेचने वाले अपनी सेटिंग करते हैं कि भैया इतने में दे दो, इतने में, ठीक है। विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम सेटअप बाय आर। अब एक क्वेश्चन आएगा कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम किसने सेटअप किया, आरबीआई ने। फॉर नेगोशिएटिंग मनी मार्केट डील्स बिटवीन द एंटिटीज परमिटेड टू ऑपरेट इन द मनी मार्केट। द सेटलमेंट ऑफ मनी मार्केट डील्स इज बाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम। अब कैसे करते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस सिस्टम थ्रू द आरटीजीएस सिस्टम, डेट ऑफ रिपेमेंट। ठीक हो गया, चलो। अब बात करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया देखो, अभी तो हमने कॉल मनी मार्केट की बात करी थी। अब ट्रेजरी बिल, इसमें भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वो है जो आपको करना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें ट्रेजरी बिल में, इसमें भी बहुत अच्छी ऐसी चीज है जो आपको समझनी है। प्लीज बी पेशेंट, और जैसा भी अवेलेबल हो पा रहा है हमसे, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपना टाइम दे दे रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो थोड़ा आप लोग बियर करिए, और कर भी रहे हैं आप लोग, कंटिन्यूस क्लास में बने हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल की अगर बात आएगी, ये भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे आई शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म डेट, डेट माने एक तरह से क्या है, जो एक तरह से सिक्योर्ड, मतलब एक उसमें रिटर्न पहले से क्या होता है, फिक्स होता है और सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 टाइप के। अब देखो मैं इसमें पहले ही जो है चार्ट पे जाता हूँ, जिससे क्योंकि अभी हम ये जो पढ़ेंगे वो सब चार्ट से ही पढ़ेंगे। तो 3 टाइप के हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। 3 टाइप के हो गए। अब उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव बिडिंग का प्रोसेस से होता है। ऑक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, ऑक्शन, यानी ऑक्शन से ही इसकी डीलिंग होती है। यानी जो सस्ता रेट लगाएगा, यानी कि ट्रेजरी बिल का मैकेनिज्म मैं समझा देता हूं आपको। ट्रेजरी बिल ऐसा होता है कि ये बिल है, इसमें लिखा हुआ है 6,000 रुपीज। अब पता लगा 6,000 रुपीज का है और हमारा ये 81 डेज का है, तो लोग बिड करते हैं। किसी ने कहा 5946 बोला, किसी ने बोला 5900 बोला, ठीक है, किसी ने बोला 5800। ये ऑक्शन हो रहा है। तो आप ये बताओ, आपको आंसर ये देना है 1 2 3 में से जो ट्रेजरी बिल वाला है, जो इशू कर रहा है, वो कौन सा वाला ऑप्ट करेगा। आंसर दीजिए,
कि 1 2 3 में से ट्रेजरी बिल जो इश्यू कर रहा है, ट्रेजरी बिल इश्यू करने का मतलब है, मैं ऐसे बताता हूं आपको, कि यहां से पैसा आएगा, ये पैसा इधर आएगा, ठीक है, और यहां से ट्रेजरी बिल यहां आएगा उनके पास। तो आपको बताना है कि ये बंदा 1 2 3 में से कौन सा वाला लेगा। कोई आंसर दे रहा 1, कोई आंसर दे रहा 2, कोई आंसर दे रहा 3, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत साफ साफ बात है कि ये बंदा इसको ऑप्ट करेगा, क्योंकि 6,000 रुपए के बदले में उसे आज की तारीख में 5946 मिल रहे हैं, 81 डेज बाद उसे 6,000 वापस करने। अब ये बिडिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक है, मुझे पता ही नहीं उसने क्या बोला हुआ है। तो हो सकता है कि मैं सोचूंगा कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथ से छूट जाए, तो वो क्या करते हैं, कोई ऊपर या कोई नीचे लगाता है, तो ये वाला बंदा मैक्सिमम वाले प्राइस को दे देता है, ठीक है, और 81 डेज बाद इतने पैसे उसको वापस कर देगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी 2 या 3 आंसर दिया था वो गलत आंसर था, ठीक है। चलो अब ये भी पक्का हो गया ऑप्शन। ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशन लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन टी बिल ऑक्शंस ऑन ए नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट लेने आ गया या सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल आ गया आपके पास लेने, तो उनसे कंपटीशन कुछ नहीं। उन्होंने बोला कोई कॉम्पिटिटिव बेसिस पे नहीं होता है, पर वो क्या होता है उसके अमाउंट की सिक्योरिटी देके जाते हैं पूरी, तो उनको वो क्या है वो देते हैं। और बताए अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इज एलोकेटेड एट द यील्ड डिटरमाइंड एट द ऑक्शन। आप क्या बोला कि जो उन्होंने ऑक्शन बनाई थी उस ऑक्शन से जो रेट बन के आया, जैसे इसमें बन के आया, उस ऑक्शन पर उस रेट पर वो नेपाल और इनको वो दे देता है, और लोगों का तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल और स्टेट गवर्नमेंट आएगी तो जो ऑक्शन तय होगा, अभी ऑक्शन तय हो गया कि 6,000 का 81 का जो ट्रेजरी बिल है 5946 पे मिलेगा, तो उनको वो उतने पैसे मिल जाएगा, बाकी लोगों का तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल सही, मधुलिका श्रीवास्तव जी ने बहुत बड़ी गलती पकड़ ली हमारी, दिस विल बी 91 डेज, क्योंकि होता ही नहीं 81 डेज का, ठीक है। गुड, ये शो करता है कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे मेरी बात, गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, डेट ऑफ ऑक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो ये वाले के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या दिक्कत नहीं है कि भैया हर वेडनेसडे को वेबसाइट खुलेगी, आप इलेक्ट्रॉनिक बीडिंग करेंगे और ले जाएंगे, लेकिन कम से कम कितना डिमांड करेंगे आप, 6,000 करोड़। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल वहां पे 6,000 का ही लिया था, जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना 6,000 का लिया था, वो 81 डेज लेना था, 91 डेज लेना था, गलती से 81 डेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो डेट ऑफ पेमेंट बोला फॉलोइंग थर्सडे और डेट ऑफ ऑक्शन बोला वेडनेसडे। अब देखो वेडनेसडे और थर्सडे, आपने जिस दिन ऑक्शन कर दिया, आज शाम तक ऑक्शन खुलेगा 5 बजे तक, अगले दिन आपको पैसा देना पड़ेगा सरकार को, यानी पेमेंट का, ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। अब आपने कहा भाई सरकार को हम आपको 5,946 रुपए देने को तैयार हैं, तो आपको अगले दिन देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उसी हिसाब से अपना काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ ऑक्शन पे समझ दो, मैं यहाँ पे इसमें समझा देता हूं आपको, अपने पैड में समझाता हूं। देखो 3 तरह के बिल हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 4 वीक कर ले रहा हूं, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, और किसी भी मंथ में 4 या 5 वीक होते हैं, तो हम इसको आइडियली एग्जांपल 4 वीक का ले रहे हैं, यानी 15 दिन तो ये मान रहे हैं और 15 दिन क्या मान रहे हैं ये। तो कहने का मतलब होता है कि हर 15 फोर्टनाइटली, हर फोर्टनाइटली में एक रिपोर्टिंग जाती है आरबीआई को, जिसको हम फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग कहते हैं। तो जो फोर्टनाइट यानी 15 तारीख के पहले वाला वेडनेसडे पड़ रहा है, उसको बोलते हैं हम
रिपोर्टिंग, उससे पहले वाला नॉन रिपोर्टिंग, यानी ये वाले तो नॉन रिपोर्टिंग वेडनेसडे हुए, नॉन रिपोर्टिंग वेडनेसडे हुए। लेकिन ये वाले कौन से हुए? ये हुए रिपोर्टिंग वेडनेसडे, रिपोर्टिंग वेडनेसडे। क्लियर हो गई ये बात? अगर मैं बात करूं 81 की, सॉरी 91 की, 182 डे की और 364 की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा। वो ये कहता है कि जो आपका ये वाला है 91 डेज वाला, वो तो वीक 1, वीक 2, वीक 3 और डब्ल्यू का मतलब वीक या वेडनेसडे, हर वेडनेसडे में ऑप्शन होगा उसका। लेकिन जो 182 डेज वाला है, चार्ट में आप देख लीजिए जो बुक में लिखा हुआ, वो बोला वेडनेसडे ऑफ नॉन रिपोर्टिंग वीक, एनआर। क्या लिखा हुआ है? तो एनआर कौन से? ये वाले, यानी 182 डे वाला एक तो यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा, और जो 364 वाला मिलेगा वो यहां मिलेगा और यहां मिलेगा। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है, एक तो वैरायटी बना दी गई है, हैंडलिंग, और हर बंदा हर वीक को परेशान नहीं हो। ठीक हो गया? चलिए, तो इतना समझ में आ गया। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। मिनिमम अमाउंट क्लियर हो गया हमें। मिनिमम अमाउंट कितना है? 6000 करोड़। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट। अच्छा, नॉन रिपोर्टिंग वीक, बेसिकली ये सारी रिपोर्टिंग के डे कौन से होते हैं? फ्राइडे होते हैं। कौन से होते हैं? फ्राइडे। लेकिन उसने बोला उसी वीक का कौन सा? वेडनेसडे। उसी वीक का कौन सा? वेडनेसडे। कैश मैनेजमेंट बिल 90 डेज के अंदर के लिए होता है। कैश मैनेजमेंट बिल अभी बिल्कुल जो मैं ये बताता हूँ आपको, ये बहुत अच्छी बात अंकुर जी ने मुझे याद दिलाई है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अभी कोरोना में क्या हुआ, बहुत सारे फाइनेंशियल अपडेट हुए थे, तो उसी में कैश मैनेजमेंट बिल का कॉन्सेप्ट भी आया, और उस बिल में ये बोला गया कि भैया ये जो 91 डेज से भी कम अगर हमें जरूरत हो तो उसके लिए ये ट्रेजरी बिल जो लॉन्च किए वो 90 दिन के अंदर यही है कि अगर किसी बैंक को कहीं मनी मार्केट से 50 दिन 40 दिन के लिए पैसा चाहिए बड़ा, तो कैसे देंगे? तो उसी का इलाज निकल के आया कैश मैनेजमेंट बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला इंस्ट्रूमेंट इज कोटेड एट ए डिस्काउंट प्राइस। अब डिस्काउंट प्राइस कोट का मतलब क्या है? कि वो 5946 कोट करने का मतलब जो बिडिंग कर रहा है, तो वो 5946 कर रहा है, पार वैल्यू ऑफ 100। अब इसको अगर हम बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि वो 100 रुपए के लिए बोली लगाएगा, उसने कहा 9089 सपोज कीजिए, लेट से ऐसे 98.9, तो वो 100 रुपए के अगेंस्ट कोट करेगा। इट इज कोटेड इन द सेकेंडरी मार्केट ऑन ए यील्ड बेसिस विद ए मिनिमम ट्रेडेबल अमाउंट और मिनिमम ट्रेडेबल। अब देखो सेकेंडरी मार्केट, अब देखो यहां समझ लो आप बात। वो कह रहा है प्राइमरी डीलर तो उठाता है इतना माल, लेकिन जब वो मार्केट में बेचता है उस चीज को तो 100 की यूनिट में बेचता है, और कम से कम कितना बेचता है? 25,000 का। जेनिस ने पूछा है हु कैन पार्टिसिपेट इन ऑक्शन। बिल्कुल साफ साफ बात बता दी कि ट्रेजरी बिल में ऑक्शन जो है कौन कौन करते हैं। यहां बोला ट्रेजरी बिल आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफर टू फाइनेंस इतना इतना। अच्छा, इसमें पार्टियों के नाम नहीं दिए गए हैं, पार्टियों के नाम नहीं दिए गए ना ट्रेजरी बिल में। चलो मैं आपको ये बताता हूँ कौन कौन है इसमें बोला हुआ है। देखो दो तीन चीजें तो यहाँ पे निकल के आ गई है। कौन आ गया? एक तो स्टेट गवर्नमेंट आ गई है, एक आ गया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल आ गया है, और तीसरी में बात कर रहा हूं क्या? प्राइमरी डीलर। तो ये लोग जो है तीन तरह के लोग आ गए। प्राइमरी डीलर आ गया,
सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल आ गया, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, ये लोग ही वहां से बल्क में पैसा उठाते हैं। ठीक है, चलो अगला हेडिंग आ गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या आ गया अगला? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज, अब देखो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डीमेट लाइफ फॉर्म। अभी जब हम पिछली क्लास ले थे एसएलआर की बात कर रहे थे, तो एसएलआर में क्या था, एसएलआर में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उसमें नहीं आती है, यानी अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एसएलआर सिक्योरिटी के अंतर्गत नहीं आता है। डीमेट लाइफ फॉर्म का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलती है, और एक तरह का क्या है, यूजान्स प्रोमिसरी नोट है बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड लोकल एरिया है। कह रहे हैं कि लोकल एरिया बैंक और आरआरबी इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। एंड सेलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव बीन परमिटेड बाय आरबीआई टू रेज द शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। तो एक बात तो उसने जब बोली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए, ये अरविंद अग्रवाल जी, सीएमएम का मतलब क्या? अच्छा, कैश मैनेजमेंट बिल की बात कर रहे हैं। कैश मैनेजमेंट बिल के लिए एक क्रक्स बात आप ध्यान रखें कि ट्रेजरी बिल 91 डेज का सबसे छोटा होता है, उससे भी कम समय के लिए अगर सरकार को या किन्हीं को पैसा चाहिए होगा तो वो कैश मैनेजमेंट बिल के रूप में वो ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। सीडीज आर डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट आर इश्यूड इन डिस्काउंटेड प्राइस एंड रिडीम्ड एट पार। अब देखो ये बात वही होगी कि डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब जितना उसमें एमआरपी लिखा उससे कम में मिलेगा, वो करेंगे। दूसरा क्या है, टेनओवर क्या है, 7 दिन से 1 साल के लिए है, और आमतौर पर वो कह रहा है कि 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के इश्यू किए जाते हैं। ये सीडी का मतलब है 1 मार्क्स है, आपके एग्जाम में सीडी का मतलब, चाहे सीआईबी वाले सुन रहे हो, 1 मार्क्स है। ठीक है, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, अब देखो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन बी इश्यूड टू इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल आके भी सीडी परचेज कर सकता है। कैसे परचेज करेगा, वो पैसा उनको देगा, उससे सर्टिफिकेट ले लेगा। कौन सा सर्टिफिकेट लेगा, यूं बोला प्रॉमिसरी नोट ले लेगा। कॉरपोरेशन है, कंपनी है, ट्रस्ट है, फंड है, एसोसिएशंस हैं, ये सब अपना वहां पे पैसा देती हैं और बैंक इसको इश्यू करते हैं। ठीक है, आगे नॉन रेजिडेंट इंडियन में ऑल्सो सब्सक्राइब, देखो एनआरआई भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पक्का है यहाँ पे। हाउएवर दे आर मेनली सब्सक्राइब्ड बाय द, जबकि वो कह रहे हैं ज्यादा प्रैक्टिस वो बैंक करता है। ठीक है, आगे बोलता है वो बोलता है ये तो बात हुई कौन किसको इश्यू किए जाते हैं, और ये बात है कि सब्सक्राइब्ड टू, ये ध्यान रखना, इन दोनों में फर्क समझना। सब्सक्राइब टू से मतलब है कि जो लोग पैसा ले रहे हैं, कौन कौन है, बैंक, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी पैसा ले रही हैं, और ये लोग पैसा दे रहे हैं, कौन, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, ट्रस्ट फंड और वो। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ सीडी कितना, 1 लाख है, और कितना है, 1 लाख के मल्टीपल में। देखो अब मैं यहीं पर अगला वाला हेडिंग भी क्लियर कर दे रहा हूं आपको, जो कॉमर्शियल पेपर को भी मैं कंपेयर कर रहा हूं। देखो क्या कंपेयर करूंगा मैं, देखना ध्यान से देखिएगा। एक तो मैं करूंगा ये, इसकी जगह लिख देता हूं 5 साल। क्या करा मैंने, 5 लाख, 5 लाख। जो 1 लाख है वो कितना है कॉमर्शियल पेपर पे, 5 लाख। दूसरा, अब इसमें क्या है, कॉर्पोरेट बोरोवर्स टू डाई, अब ये जो रेटेड कॉर्पोरेट बोरो, इसको हम बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। कौन सी, ब्लू चिप कंपनी जो होती है। ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ पे, जो ब्लू चिप कंपनी होती हैं
वो डाइवर्सिफाई देयर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऑल्सो प्रोवाइड एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्टर। क्या बोल रहा है कि वो कंपनियां हैं जो ये हैं, ये पैसा लोग दे रहे हैं और ये ले रहे हैं, और यहां से क्या इशू करेंगे, सीपी इशू करेंगे। ठीक है। आरबीआई इंट्रोड्यूस कमर्शियल पेपर एज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंडिया कब है, 1990 में किया। और कमर्शियल, अब देखो यहाँ पे एन अनसिक्योर्ड है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इश्यूड बाय द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो आधी से ज्यादा प्रक्रियाएं इसकी बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि सीडी की है। कॉर्पोरेट्स एंड प्राइमरी डीलर्स and all India financial institution that have been permitted to raise short term resources by RBI are eligible to issue। अब देखो इशू करने का मतलब क्या हुआ, इशू करने का मतलब होगा पैसे को लेना, इशू करने का मतलब क्या होगा, पैसे को लेना, और यहां से क्या इशू करेगा, वो सीपी इशू करेगा। ठीक है, इनको वो एक तरह से ही समझ लो ये एफडी है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब इसमें जो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं वो सुन लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, एक तो क्या है, उसकी नेटवर्थ जो है 4 करोड़ की होनी चाहिए, यानी बहुत अच्छी कंपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट में। उसके पास वर्किंग कैपिटल का लोन भी होना चाहिए, और वो लोन कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड एसेट में, यानी कि उसको वर्किंग कैपिटल का लोन का मतलब उसे लेन देन की आदत है। ठीक है, और उसकी जो रेटिंग है P2 की क्रिसिल के रेटिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 7 दिनों से 1 साल तक आप इशू कर सकते हैं, और 5 लाख और उसके मल्टीपल में इशू कर सकते हैं, सारी कॉमन बातें हैं। और सीपी जो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सीपी फ्रॉम एन इश्यूअर शैल बी विद इन द लिमिट ऑफ। अब देखो कोई भी कंपनी बाहर से कितना पैसा उठा सकती है, वो पैसा उठाने की पावर कहाँ डायरेक्टेड होती है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के उसमें होती है। ठीक है, रुको अभी बैटरी बदली जाएगी इसकी, अभी 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट। तो क्लियर बात यह हो गई कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो करता है, डिसाइड करता है विच एवर इज लोअर। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल हाउएवर हाउ टू फिक्स द वर्किंग कैपिटल लिमिट। हाँ, अब वो कह रहा है कि बैंक भैया किसी की वर्किंग कैपिटल लिमिट कितनी है वो डिसाइड करेगा खुद ही। और आगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एनएफआई कैन इश्यू द सीपी विद इन द ओवरऑल। अब देखो आरबीआई इसकी लिमिट वो करता है। ठीक है, इश्यू ऑफ सीपी टुगेदर विद अनदर इंस्ट्रूमेंट, टर्म मनी बोरोइंग, ये कुछ नहीं है। और यहां पर एक बात आ गई, देखो वो कहता है कि जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, टर्म मनी बोरोइंग, टर्म डिपॉजिट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड 100% ऑफ देयर एंड। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कुछ भी कर ले, जितनी उसकी नेट ओन फंड है उससे ज्यादा पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। क्यों, अरे वो वापस कहां से करेगा, जो फ्यूचर का प्रॉफिट होना उससे कोई मतलब नहीं है इसका। आज आपकी हैसियत क्या है, आप उतना ही तो वापस कर पाओगे। ठीक है, चलो अगली बात आती है, सीपी में बी इशूड टू एंड हेल्ड बाय इंडिविजुअल। अब देखो कौन है, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल, बैंकिंग कंपनी। हेल्ड का मतलब समझिए, हेल्ड का मतलब ये है कि वो अपना पैसा दे रहे हैं उन कंपनीज को। कौन कौन दे सकते हैं, इंडिविजुअल दे सकता है, और कौन, बैंकिंग कंपनी दे सकती है, कोई अदर कॉर्पोरेट बॉडी, यानी टाटा है, बिरला है, तो बिरला ने पैसा दे दिया टाटा को, जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। और अनइनकॉर्पोरेट बॉडीज, यानी इनकॉर्पोरेट और अनइनकॉर्पोरेट का मतलब होता है जिन्होंने अपना सारा कुछ इंडियन एड्रेस से एक तरह से रजिस्टर्ड किया हुआ। एक क्या है, अनइनकॉर्पोरेट भी हो, जो एनआरआई हो, एफआईआई हो, ये सब कुछ करते। हाउएवर इन्वेस्टमेंट एफआई वुड बी विद इन द लिमिट ऑफ। अब देखो ये फिर वही बात आ गई, सेबी ने एफआईआई की लिमिट एक जो अनाउंस कर रखी है उससे होगा। ठीक है, हाँ संजय जी बोल रहे हैं एओए में होती है, आपकी बोरोइंग पावर डिसाइड होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर द डिनोमिनेटेड इन्वेस्टर। अब देखो कौन है, ये क्या है, डिनोमिनेटेड वो है,
सॉरी डोमिनेंट, सॉरी डोमिनेंट का मतलब हो गया कि अधिकतर इसमें यही लोग इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट प्लेस थ्रू द इंटरबैंक ब्रोकिंग मार्केट बिटवीन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट। अब इसमें क्या होगा, एक बार किसी ने ले लिया अब सेकेंडरी मार्केट में, फिर वो दूसरे को दे रहा, फिर तीसरे को दे रहा। सीपीआर इश्यूड एट डिस्काउंट फॉर टू फेस वैल्यू, बिल्कुल प्रोसीजर उसका बिल्कुल वही है, प्रोसीजर उसका क्या है बिल्कुल। अब एक बहुत ही इंटरेस्टेड जो है कॉन्सेप्ट आने वाला है इसमें, तब तक आप लोग जितने लोग देख रहे हैं एक बार यस लिख दीजिए, क्लास अच्छी चल रही है तो। चलो गुड, आ गई साउंड, आ गई है ना। तो मैं ये कह रहा था कि अंकुर जी ने लिखा हुआ है कि बैंक शायद नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम बात करें जो बुक में लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी सब लिखा हुआ ना, तो ये बैंक लिखा हुआ है। तो वो बैंक बुक के अकॉर्डिंग, हाँ, ये इसके करने की पावर कहाँ दी जाएंगी उसको, ये इशू करने या ना करने की पावर उसको मिल जाती है किसमें, वो मिलती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसकी क्वांटम और उसको डिसाइड कर सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेपो के लिए बड़ी मजेदार कहानी सुनाने वाला हूं, आप लोग बहुत बहुत ही मजे में बैठ जाओ। रेपो के लिए बहुत मजे की कहानी सुनाने वाला हूं। चलिए कहानी सुनेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, कहानी के लिए मुझे कागज चाहिए, है ना। चलिए हमने कागज खोल लिया है सामने, और हम इसको डिसाइड करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 3 बैंक्स के एग्जांपल लेता हूँ। ए बैंक, बी बैंक और सी बैंक, ठीक है। अब इनका डिपॉजिट, तीनों का मैंने डिपॉजिट कितना कर दिया, 1000 करोड़ कर दिया। कितना कर दिया, तीनों का डिपॉजिट, चलो 10,000 कर देते हैं जिससे कि फिगर अच्छी बन जाएगी। अब आपको पता है कि सी आर आर एस एल आर लगभग 3 प्लस 18.5 यानी 21%। तो 2100 तो इनका चला गया यहाँ पे, या 22 कर लेते हैं, एक अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, ठीक है। 2200 तो इनका चला गया कहाँ पे, यहाँ चला गया। अब यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ लोनेबल फंड, क्या लिख रहा हूँ मैं, लोनेबल फंड। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो इनका हो जाएगा 7800, 7800, ठीक है। और मैं उनके आउटस्टैंडिंग उठाता हूँ एडवांसेस की, ठीक है। एडवांसेस की मैंने आउटस्टैंडिंग उठाई यहाँ पर, तो इसकी तो निकली 7000, इसकी निकली 7700 और इसकी निकली 8000। यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा आज। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो बंदा है बीच वाला, इसकी पोजीशन तो ओके है, 7800 लोन दे सकता था, 7700 उसने दे दिया, लैंडिंग कर दी या इन्वेस्टमेंट कर दिया, एडवांस करा या इन्वेस्टमेंट, दोनों चीजें हैं, ठीक है, दोनों चीजें, ठीक है। अब यहां 2 लोग आए, ये बंदा तो सरप्लस है, क्या है, सरप्लस है, और ये किस में है, डेफिसिट। यानी ये 2 शब्द जो हैं ये इकोनॉमिकली हम पढ़ जरूर रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन इसका कोई अच्छाई और बुराई से जरूरत नहीं है। सरप्लस वाला क्या करेगा, सुबह सुबह जब इसके पास बहुत बड़ा पैसा रहता है तो वो एक जगह जाता है जिसका नाम क्या है, मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में जैसे सब्जी मंडी होती है ना, ऐसे काउंटर बने हुए हैं, हालांकि अब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो अब इस मार्केट में क्या हुआ, ये जो ये वाला बंदा, पहला वाला बंदा पूरा 200 करोड़ रुपए भर के ले जाता है कहाँ,
यहां से ले जा रहा है, वो इधर घुस गया गेट पे। ठीक है, जब वो इस गेट पे घुसा, जब वो इस गेट में घुसा तो यहां पर पहले से क्या है, टेबल लगे हुए हैं, और उस टेबल में लोगों ने क्या रखे हुए हैं, रुपयों का ढेर रखा हुआ है। इसलिए क्योंकि जो भी सब्जी मंडी में सुबह सुबह जाता है वो होता है सेल करने वाला, उसके पास बहुत सारा सामान सेल करने के लिए है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये आएगा और सुबह सुबह किसी भी एक टेबल पे बैठ गया, चाहे इस पे बैठा है, किसी पे बैठ गया। ठीक है, और अपना सामान बेचने लगा। क्या बेचने लगा? 200 करोड़ रुपए। तो एक बैंक 200 रुपए, जिसके पास, जिसका नाम क्या है, ए बैंक। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कि और भी कई सारे, एक्स बैंक है, एन बैंक है, ओ बैंक है, जेड बैंक है, एबीसी बैंक है, कोई भी, मतलब ऐसे बैंक बहुत सारे बैठे हुए। तो सुबह जो जा रहा है वो सरप्लस मनी लेके जा रहा है। अब जब मार्केट खुलता है तो ये जो डेफिसिट वाला है 200 करोड़ के माइनस वाला, क्या है, 200 करोड़ के माइनस वाला, ये जो है सुबह सुबह एक बड़ा सा थैला लेके जाता है, बड़ा सा बक्सा लेके जाता है, जो कि खाली है, कुछ नहीं है उसमें, और यहां से लेके आता है, इधर खड़े हो जाता है साहब, कहता है साहब मुझे जो है, खाली थैला उसके पास, कहता है साहब मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये बोलता है साहब मैं दे तो दूंगा, 6% में दूंगा। कितने पे? 6। वो अगले दरवाजे आता है, वो कहता है 5.9 दूंगा। ऐसे ही इधर आता है तो वो कहता है 8 दूंगा। ऐसे ही इधर देता 7। उसकी बात कहीं पर भी नहीं चलती, वो कहता है अभी भी कॉस्टली पड़ रहा है। इसी को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, सीपीआर इश्यूड एट डिस्काउंटेड टू फेस वैल्यू। सीपी पे एक क्वेश्चन आया हुआ इनका, यहां लिखा हुआ है ये, सीपीआर इश्यूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप यहां ले रहे हैं 5 लाख का ना, तो 5 लाख के लिए आपको 5 लाख नहीं देने हैं। मैं इनका क्लियर कर दूं क्योंकि फिर इनको डाउट बना रहेगा। 5 लाख के लिए आपने कितने करे, 49900, इतने दिए आपने, लेकिन आपको मैच्योरिटी पे कितने मिलेंगे, 5 लाख। तो इस लाइन का मतलब ही ये होता है। ठीक है, चलो अभी क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, जो कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो गड़बड़ा ना जाए हमारा। तो यहाँ ये बोला कि भैया ये हमारा नहीं चल रहा है, तो वहीं कॉर्नर में एक और दफ्तर होता है, जिसका दफ्तर का नाम होता है आरबीआई। और आरबीआई वो वापस आता है, इधर लाइन पे लग जाता है, और आरबीआई के वहां रेट फिक्स है, कोई नेगोशिएशन नहीं है। और वो सुविधा उठाता है कौन सी वाली, रेपो वाली। कौन सी वाली, रेपो वाली। रेपो, रीपर्चेज ऑप्शन। ठीक है, रेपो विंडो भी बोलते हैं इसको। और रेपो के रेट जो होते हैं फिक्स होते हैं। रेपो के रेट क्या है, फिक्स है आज, तो बिना नेगोशिएशन के काम हो रहा है। और रेपो में एक लिमिट भी होती है, ऐसा नहीं कि उसे 200 करोड़ ही मिल जाएंगे वहां से, वो डिपेंड करेगा। जब हमने रेपो समझाया था पिछली क्लास में कि जितना उसकी लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये रेपो का हो गया। अब ये जो 200 करोड़ वाले, 300 करोड़ वाले इधर बैठे हुए थे, शाम के समय अपना बचा हुआ पैसा, किसी के पास 50 करोड़ बचेगा, किसी के पास 100 बचेगा, किसी के पास 20 करोड़, घर नहीं ले आते, ये भी इधर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ये भी उसी लाइन में लगते हैं, दूसरी लाइन में। और कैसे लगते हैं, इधर। ठीक हो गया। तो रेपो का फंक्शन है, थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी जरा, क्या है थ्योरी। थ्योरी देखिए इसमें, रेपो इज ए रीपर्चेज एग्रीमेंट, अभी मैंने बता दिया था आपको, एंटर टू बिटवीन एलिजिबल काउंटर पार्टी फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग,
ऑन ए कोलेटराइज बेसिस। अब देखो कोलेटराइज बेसिस का मतलब क्या है कि उसके बगल में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलेगा। A repo involves selling of a security with an agreement to repurchase the same at future rate। अब क्या है कि आपने मान लिया 13 डेज के लिए ले लिया, तो 13 डेज में जो भी डेट होगी उस डेट में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। द सेलर ऑफ द सिक्योरिटी रिसीव फंड्स while the buyer of the security receive collateral for a fund at his lend, he has lent, ठीक है। समझ में आई बात। The rate at which security will be repurchased in the second leg of the repo is derive the rate of interest payable on the fund lent and known as repo rate। तो यही बात हो गई, मैंने बताया। और रेपो रेट डिसाइड जो होता है वो कहाँ से डिसाइड होता है, वो आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। आगे देखिए, रेपो ट्रांजेक्शन आर परमिटेड बिटवीन काउंटर पार्टीज एंड इन द इंस्ट्रूमेंट परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ कि एक तो बोल रहा है जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो काउंटर पार्टी के बीच में होते हैं, एंड इन इंस्ट्रूमेंट्स परमिटेड बाय द आरबीआई, दोनों बातें हो गई। एट प्रेजेंट रेपोएबल सिक्योरिटीज इंक्लूड, अब क्या क्या चीज होती है, कौन कौन सी सिक्योरिटी को रेपो लेना है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेटेड सिक्योरिटी होती है, ट्रेजरी बिल्स को रेपो में लेते भी क्वेश्चन आ सकता है आपके में। स्टेट डेवलपमेंट के लोन्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेशल सिक्योरिटी लाइक ऑयल बॉन्ड्स हैं, फूड बॉन्ड्स हैं, यानी इन बॉन्डों में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो उसी को रेपो के अगेंस्ट गिरवी रख सकते हैं। द एंटिटीज परमिटेड टू अंडरटेक द रेपो ट्रांजेक्शन इंक्लूड, अब कौन कौन है अलाउड है, एक तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अलाउड है, कोऑपरेटिव बैंक्स अलाउड है, प्राइमरी डीलर्स अलाउड है, म्यूचुअल, ये सब उधार लेने वाले लोग हैं, ये सब रेपो की फैसिलिटी लेने वाले लोग हैं, यानी उधार लेने वाले। A reverse repo transaction involves the buying the security and lending to short-term surplus in the first leg and selling the security at a predetermined rate on the second leg। क्या नहीं मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले बात में कह रहा है कि वो लोग पैसा लेके आके आपको देते हैं, अपना सरप्लस जो है वो लैंड करने आ रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं सेकेंड लेग में। A repo transaction for one counterparty becomes the reverse repo। देखो कितनी अच्छी बात बता दी कि जो बंदा बेच रहा है वो रिवर्स रेपो कर रहा है, और जो पैसा खरीद रहा है, उधार ले रहा है, वो रेपो रहा है। तो वो काउंटर पार्टी के लिए रिवर्स और रेपो रिवर्स होगा, ठीक है। अच्छा, रेपो ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट बैंक्स टू इन्वेस्ट सरप्लस कैश फॉर एडजस्टिंग सीआरआर पोजीशन एंड आल्सो एडजस्टिंग द एसएलआर पोजीशन। तो वो क्या कहता है कि रेपो ट्रांजेक्शन से वो अपने जो सरप्लस हैं उनको एडजस्टमेंट करने का काम करता है। अच्छा, अंकुर जी का ध्यान अभी जो है वहीं पर है, हम कोई गलती कर रहे हैं, वो बार बार हमको बता रहे हैं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अंकुर जी बोल रहे हैं सीधा सिक्स लाइन देखते हैं कहाँ पर है सिक्स लाइन। अब इसमें कहीं समझ में नहीं आ रहा कहाँ बोल रहे हैं अंकुर जी। अंकुर जी आप इसको जो है हमारे व्हाट्सएप के थ्रू वो करिएगा, अगर कोई इश्यू होगा तो फिर हम देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें मेरे को कहीं पकड़ में नहीं आ रही आपकी बात, ठीक है। और हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो इसलिए जो है मैं सोच रहा हूँ कि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगला आ गया सीबीएलओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीबीएलओ। ठीक, तो सीबीएलओ की बात हो रही है। सीबीएलओ में क्या है, सीबीएलओ इज अनदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटेड बाय, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट आ गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL, फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटिटीज हु हैव आइदर नो एक्सेस टू इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। अब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको कॉल मनी मार्केट की एक्सेस नहीं है और उनके पास सिक्योरिटी है, तो वो कॉल मनी से नहीं कहीं और से भी ले सकते हैं, या उनको रेस्ट्रिक्शंस हैं किसके लिए, सीलिंग्स है, मतलब जो अभी हमने पढ़ी थी कॉल मनी में सीलिंग्स थी ना, उतने उतने परसेंट वाली, उससे ज्यादा नहीं होता। ऑन कॉल बोरोविंग एंड लैंडिंग ट्रांजेक्शन, तो सीबीएलओ इज ए डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री। एक तो ये डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है और किसी मैच्योरिटी के लिए है, और एक दिन से 90 डेज तक है। तो सीबीएलओ में क्या है, वन डे, एक तरह से जो ट्रेजरी वाला जो हम पढ़ रहे थे, ट्रेजरी बिल वाला, ट्रेजरी बिल की जगह 91 डेज से कम वाला जुगाड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है।
इन ऑर्डर टू इनेबल मार्केट पार्टिसिपेंट टू बोरो एंड लैंड फंड्स, सीसीएल प्रोवाइड डील। अब देखो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम था ना, तो वही डीलिंग सिस्टम इसने इनफाइनाइट के थ्रू। ये क्वेश्चन आपका टेक्नोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क अ क्लोज यूजर ग्रुप, और इसमें बाहर के लोग नहीं होते हैं, एनडीएस करते हैं लोग, अपना रेट लगाते हैं और बोली लगा के अपना पैसा लेते हैं और देते हैं, ठीक है। हु मेंटेन्ड करंट अकाउंट विद आरबीआई थ्रू इंटरनेट, और ये सब कुछ होता है, ठीक है। आगे देखिए, मेंबरशिप टू द सीबीएलओ सेगमेंट इज एक्सटेंडेड टू एंटिटी हु आर आरबीआई एनडीएस, इसके मेंबर हैं। और कौन है? नेशनलाइज्ड बैंक सारे हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, फॉरेन बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनियां हो गई, म्यूचुअल फंड। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन है जो आपके आरआरबीज को पार्टिसिपेट नहीं करा रहे। एसोसिएट मेंबर्स ऑफ सीबीएलओ सेगमेंट एक्सटेंडेड टू द एंटिटीज हु आर नॉट मेंबर ऑफ आरबीआई, कोऑपरेटिव बैंक से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे लोग इसके क्या है? मेंबर है। बाई पार्टिसिपेटिंग इन द सीबीएलओ मार्केट, सीसीआईएल मेंबर्स कैन बोरो और लैंड, दोनों बात है, अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी। एलिजिबल सिक्योरिटी आर सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसमें क्या है? ट्रेजरी बिल भी शामिल है और कोई भी स्पेसिफाइड है, ठीक है। बोरोवर इन द सीबीएलओ हैव टू डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट एलिजिबल सिक्योरिटी, सीसीआईएल बेस्ड ऑन द सीसीआईएल फिक्स द बोरोइंग लिमिट, सीसीआईएल मैचेस द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑर्डर सबमिटेड। अब सीसीआईएल क्या करता है? जैसे मान लिया 5,000 करोड़ की कहीं से डिमांड आई और 6,000 करोड़ किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो इनका डिफरेंस उसके पास सरप्लस आ गया। तो इस तरह सीसीआईएल पूरा क्या करता है? सीबीएलओ के ट्रांजेक्शन को वो करता है, ठीक है। आगे है, while the securities held as a collateral are in custody CCIL, securities recognized through the proper dog, ये सब कुछ उसमें उनकी सुरक्षा करी जाती है। तो ये हमारा सीबीएलओ भी पूरा हो गया। चैप्टर थोड़ा हमारा लंबा था, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को आज यहीं रोकेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो भी अच्छा, अंकुर शुक्ला जी को मैंने बोल दिया कि वो बोल रहे हैं, लेकिन वो जो है माही बोल रही है। अंकुर शुक्ला सीधा शिक्षण, अच्छा ठीक है, तो सही तो हो गया। तो वो माही जी जो है, उनको माही जो क्या है, ये जेंट्स हैं, मेल है या फीमेल नहीं पता लग रहा। तो जो माही जी ने बोला हुआ है, उन्होंने बोला है कि भैया 6 लाइन में देखो, जो मैंने अंडरलाइन करके दिखाई, तो सर तो इसलिए डिस्प्यूट हो गया था। कोई बात नहीं, चलो चैट में 6 लाइन, अच्छा चलो गुड हो गया। तो आज का जो हम क्लास हम यही करेंगे। जरा ये बहुत देर से आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या मुझे तो आ रही है। और जिन लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन सब्सक्राइब किया हुआ, उनको नोटिफिकेशन वहीं पर मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा बिना टेंशन किए हुए हमेशा। और जिन लोगों ने कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। आजिंक्य राजहंस, चलिए आज की हमारी ये 8th क्लास जो है खत्म होती है, और अगले सैटरडे और संडे को आप बहुत तैयार रहिएगा, 2 दिन पूरे मिलेंगे। तो वही है हमारी, कम से कम 4 क्लास भी वहां पर होंगी। बीच में साउंड चली गई थी, इसको हम ट्रिम कर देंगे। ये वीडियो एडिटिंग बहुत बढ़िया वीडियो आपको मिलेगी अभी, और एडिटेड वीडियो जो कोर्स सब्सक्राइबर है उनको तो मिलेगी। उसमें वो 1-1.5 घंटे की वीडियो करीब 40-45 मिनट की हो जाती है दोबारा रिवीजन के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, आप क्लास में रहे और आपने जो है काफ़ी कुछ वो किया। और इंटरेस्ट रेट से अगला जो हम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये आधा ही टॉपिक हुआ है और 1.5 घंटा हमको पढ़ते हुए हो गया। हम नहीं चाहते कि आप परेशान हो जाएं, ठीक है। वीकडेज में अभी नहीं शुरू कर रहे, वीकडेज में जैसे ही प्रेशर आएगा आप पर जरूर शुरू करेंगे। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोर्स को कितना खींच पाते हैं, ठीक है। रोज भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको हमको प्रेशर मत करिए, क्योंकि उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप रोज क्लास ले लेंगे और एग्जाम आ गया 2 महीने बाद, तो
ये काम हम नवंबर में करेंगे, डोज वाला, खासकर से जो थर्ड पेपर वाला होगा तो उसमें हम करेंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ हमें, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, क्योंकि ये जो जेआईबी की क्लास है ये तो इस तरह हो जाती है। सीआईबी में बहुत कुछ समझाना पड़ता है तो बोर्ड की जरूरत ज़्यादा पड़ती है उसमें, लेकिन जेआईबी हम लोग आपका ऐसे करा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।